जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पंडित टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज वीडियो देखेंगे, शुरू करेंगे 9th क्लास का इकोनॉमिक्स। जैसा कि हमने सारा सब्जेक्ट का ऑलरेडी कवर करा चुके हैं 9th 10th का, चाहे आपका साइंस हो 9th 10th का, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, सभी हम लोग क्या किए हैं, कवर करा चुके हैं। यदि नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारा वीडियो आपका इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारा वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपका लाइन बाय लाइन आपको पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पूरे बुक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, मात्र एक ही वीडियो में, और हर एक लाइन से, लाइन बाई लाइन से क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, सभी एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आपको 9th क्लास में पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, बिहार में एक गांव की कहानी है। ठीक है, उसी से हम लोग देखेंगे उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि श्रम क्या है, श्रम के अंतर्गत कौन कौन चीज आते हैं। ठीक है, चलिए, तो श्रम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन, आनंद के लिए संगीत का अभ्यास करना। बताइए श्रम क्या आता है? तो श्रम के अंतर्गत की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। सही, ठीक है, हम लोग आंसर को ही टिक करते चलेंगे। ठीक है, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ कंटेंट को डिलीवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फास्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिक्षक द्वारा अध्यापन क्या है आपका? श्रम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भूमि उत्पादन का साधन है। ठीक है, भूमि उत्पादन का साधन क्या है? सक्रिय है, निष्क्रिय, ये भी दोनों है। ठीक है, तो जो भूमि उत्पादन का साधन है वो क्या है आपका? निष्क्रिय है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? निष्क्रिय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत रखा जाता है, किसको रखा जाता है? श्रम को, मशीन को, मकान को, मुद्रा को। तो बात किया जाए इसमें, तो श्रम जो कार्यशील पूंजी है, तो कार्यशील पूंजी को हम लोग किसको रखते हैं? मुद्रा को रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत किसको रखा जाता है? मुद्रा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आप देखिए, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सब संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है उसे पूंजी कहलाते हैं। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कि यह स्टेटमेंट दे दिया जाए कि प्रकृति की निःशुल्क देन को छोड़कर वह सभी संपत्ति आय प्राप्त होती है जो पूंजी कहलाती है, किसका कथन था? यह कौन कहे थे? तो प्रोफेसर मार्शल कहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी है? ठीक है, बताइए कौन सा पूंजी है? फटा हुआ वस्त्र, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, किसान का हल, और घर से बाहर का पड़ा पत्थर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी है? पूंजी की बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ABCD कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ A कर लीजिए, यहाँ पे B कर लीजिए, यहाँ पे C कर लीजिए, और यहाँ पे D कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, किसान का हल। फिर पूछा, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थापक कहते हैं, पूंजीपति कहते हैं, साहसी कहते हैं, संचालक मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आंसर? साहसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम के अंतर्गत आती है? ठीक है, बताइए इसमें श्रम के अंतर्गत कौन सा आएगा? नौकर द्वारा बच्चों की सेवा करना, पैसे के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य करना। ये सभी के सभी क्या आपका काम है? एक प्रकार से क्या है? सभी के सभी काम है जो कि श्रम के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। चलिए फिर पूछा रहा, पूंजी उत्पादन निम्नलिखित में से पहला कौन सा है? ठीक है, पूंजी उत्पादन की बात किया जा रहा है। पूंजी उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है पूंजी उत्पादन। इसमें क्या क्या है? मशीन है, औजार है, हल है, सभी। तो ये सभी की सभी क्या आपका पूंजी उत्पादन है। ठीक है, उत्पादन है। ठीक है, पूंजी उत्पादन क्या है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है, उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से है कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा? ये सभी के सभी क्या उत्पादन पूंजी है। ठीक है, मशीन, औजार, हल, सभी के सभी क्या है? उत्पादन पूंजी है। फिर पूछा जा रहा है, उत्पादन के प्रमुख साधन है। उत्पादन के जो प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के 5 प्रमुख साधन है। ठीक है, याद रखिएगा कितने साधन है? 5 साधन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कौन कौन है उत्पादन के साधन? भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, संगठन, उद्यम और साहस। ये सभी सभी क्या है? उत्पादन के साधन है। ठीक है, पांचों। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन का अर्थ होता है आपका उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, याद रखिएगा क्या? उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का पूछ रहे उत्पाद का अर्थ क्या है? तो उत्पाद का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता का सृजन करना। ठीक है, उसके बाद पूछा उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है सर, आपको पता था कि उत्पादन का अधिष्ठान साधन क्या है? निष्क्रिय है। ठीक है, तो उत्पादन का जो निष्क्रिय साधन वो कौन है? श्रम है, संगठन है, साहसी है, भूमि है। तो निष्क्रिय साधन आपका क्या है? भूमि है। भूमि जो है आपका क्या है? निष्क्रिय साधन है। बाकी सब सक्रिय है। श्रम मतलब आप काम करते रहते हैं। ठीक है, ये सब सक्रिय है, लेकिन भूमि क्या है? निष्क्रिय। भूमि अपना स्थिर रहता है। ठीक है, उस पर आदमी काम करता है, भूमि खुद काम नहीं करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है 10 नंबर की, पूंजीगत वस्तु निम्नलिखित में से कौन सा है? पूंजीगत वस्तु, तो पूंजीगत वस्तु की बात करें, मशीन, हल, ट्रैक्टर, ये सभी सभी क्या है आपका पूंजीगत वस्तु हैं। उत्पादन का साधन है, वितरण, उपभोग, श्रम, विनिमय। तो उत्पादन का साधन क्या है? तो उत्पादन का साधन क्या है? श्रम है। ठीक है, याद रखिए क्या श्रम है जो क्या है उत्पादन का साधन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो उपभोग जो है आपका उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी सब क्या है आपका उत्पादन का साधन है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी? अचल पूंजी की बात किया जाए तो आपका क्या है? कारखाने का भवन। कारखाने का भवन जो है आपका क्या अचल पूंजी है। भूमि के अंतर्गत आता है, क्या आता है? हल, कारखाना, जंगल, कुदाल। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा आपका? भूमि के अंतर्गत क्या आता है? चलिए तो भूमि के अंतर्गत क्या आ जाएगा आपका? जंगल। जंगल जो आपके क्या है भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उत्पादन में साधनों में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भूमि। भूमि क्या आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? जो भूमि है, भूमि आपका सर्वाधिक उपयुक्त है। संसाधन में उत्पादन के संसाधन में सबसे पूछ जाए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो भूमि। भूमि के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोग अभी चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए, कहाँ? भूमि पे ही हैं। उत्पादन का साधन, उत्पादन का साधन क्या है? वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग। तो इसका बात किया जाए तो उत्पादन का साधन क्या है? तो विश्रम है। ठीक है, क्या है? क्या है आपका? श्रम। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा चल पूंजी है? तो चल पूंजी की बात किया जाए तो आपका कौन हो जाएगा? खाद और बीज क्या आपका एक चल पूंजी है। चलिए अब दूसरा हम लोग देखें, मानव एवं संसाधन। मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है मानवीय पूंजी, संसाधन पूंजी। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, मानवीय पूंजी। ठीक है, मानव संसाधन किस रूप में जाना था? मानवीय पूंजी में। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या है? तो इनमें से सभी के सभी क्या? भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, ये सभी के सभी क्या? मूलभूत आवश्यकताएं को, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए फिर पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी नहीं है? ठीक है, पूंजी यहाँ पे होगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या होगा? पूंजी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पूंजी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा रहा है मानवीय पूंजी नहीं है, पूछ रहा है ना। तो नहीं आपका क्या होगा? अकुशलता क्या है आपका? मानवीय पूंजी नहीं है। भौतिक पूंजी निम्न में से कौन सा है? तो भौतिक पूंजी की बात किया जाता है, औजार क्या है? एक भौतिक पूंजी है। ठीक है, पदार्थ, मकान, ये सब क्या है आपका? भौतिक पूंजी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? औजार जो है आपका क्या है? भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी पूछा है, भौतिक पूंजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के प्रमुख साधन है, क्या है उत्पादन के प्रमुख साधन? तो श्रम, भूमि, साहस, ये सभी सभी क्या उत्पादन के साधन है। विकास सूचकांक किन मानकों पर तैयार किया जाता है? विकास सूचकांक की बात किया जाए तो ये स्वास्थ्य, रहन सहन, शिक्षा, ये सभी के सभी पे विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। याद रखिए, विकास सूचकांक ये सभी के स्तर पे तैयार किया जाता है। कोई मानव राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है। ठीक है, कोई मानव राष्ट्र की संपत्ति बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ है, जब वह प्रशिक्षण हासिल कर लेता है, जब वह कौशल हासिल कर लेता है, जब वह दक्षता हासिल कर लेता है। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर की बात करें तो तीनों की तीनों आपका क्या है? सही। तीनों के तीनों कथन क्या है आपका? सही है। मानव को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो पूंजी क्या है आपका? आवश्यक नहीं है। ठीक है, याद रखिए क्या? परिवर्तन, मानव संसाधन के रूप में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता नहीं है? पूंजी आपका आवश्यकता नहीं है। मानवीय पूंजी के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। ठीक है, मानवीय पूंजी के बारे में असत्य कथन का चुनाव करने बोल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मानवीय पूंजी उत्पादन निष्क्रिय साधन है। बिल्कुल ये गलत है। क्या है आपका? सक्रिय साधन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय इसलिए आपका गलत होगा। ठीक है, बाकी आपका 3 पॉइंट है आपका सही। मानवीय पूंजी इसके लिए मालिक के अलग नहीं किया जा सकता है। मानवीय पूंजी में उम्र बढ़ने पर इसमें ह्रास हो सकता है। मानवीय पूंजी इसके स्वामी को निजी लाभ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ये आपका क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन को बोल रहा है यानी कि सही नहीं पूछ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव पूंजी के स्रोत नहीं है, क्या है? शिक्षा, प्रशिक्षण, आवास, उपभोग। तो ये सभी के सभी क्या आपका मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा मानव पूंजी का स्रोत। ठीक है, इसमें क्या पूछा? मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। ठीक है, नहीं तो ये सभी के सभी क्या है? मानव पूंजी का स्रोत है। ठीक है, यहाँ पे नहीं को क्या कीजिए? काट दीजिए। ठीक है, नहीं को क्या कीजिए? काट दीजिए। पूछ दिया गया मानव पूंजी का स्रोत है, क्या क्या है? तो ये सभी के सभी क्या आपका मानव पूंजी का ही स्रोत है। शिक्षा, प्रशिक्षण, उपभोग, ये सभी सभी क्या मानव पूंजी का स्रोत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, इस तरह का है मानव पूंजी का स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा, सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन, यहाँ पे अमर्त्य सेन होगा, सने नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ अमर्त्य सेन होगा। ठीक है, यहाँ पे अमर्त्य सेन होगा। ठीक है, अमर्त्य सेन पूछ रहा है, अमर्त्य सेन ने किस मानव पूंजी के रूप में समृद्ध करने की बात कही है? ठीक है, स्वास्थ्य पूंजी, शिक्षा, प्रशिक्षण, तब बात करी इसमें शिक्षा। ठीक है, याद रखिएगा क्या? शिक्षा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
में पूछा जा रहा है सत्य कथन की पहचान करें, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 है। महिला साक्षरता दर की बात किया जाए तो 65.04 है। पुरुष साक्षरता दर की बात किया जाए तो 82.014 है, ठीक है। और 2001 में भारत की साक्षरता दर की बात किया जाए तो 70.12 था। बताइए इसमें से क्या बोला जा रहा है, तो सही असत्य कथन का पहचान करने बोला जा रहा है, ठीक है। असत्य मतलब सही जो नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका डी, जो है आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है, ठीक है। डी है जो आपका सही नहीं है, बाकी सबके सब क्या आपका सही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ष, पुरुष, महिला, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो 2011 में क्या आपका यदि टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो 74.04, पुरुष के देखा जाए तो 82.14 और महिलाएं के देखा जाए तो 65.4, ठीक है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से आपका डाटा दिया हुआ है। किसी भी राष्ट्र के लिए अमूल्य पूंजी होता है, उसका क्या होता है, पूंजी, खनिज, जनसंख्या। इसका आंसर के बाद जनसंख्या, ठीक है। अमूल्य पूंजी क्या होता है, जनसंख्या है, क्या है, अमूल्य पूंजी होता है किसी भी राष्ट्र के लिए। असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन के पहचानने की बात किया जाए तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 10.41% है। बिहार की जनसंख्या का वृद्धि 25.51% रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही है। बिहार के जिले में सर्वाधिक वृद्धि दर तो रोहतास का हो रहा है, जो कि 36.16% रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए क्या बोला असत्य कथन को, तो असत्य कथन आपका क्या हो जाएगा, डी ही क्या हो जाएगा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सत्य कथन की बात किया जा रहा था, ठीक है। चलिए हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोहतास नहीं, वहाँ पे सीवर हो जाएगा, ठीक है। यदि सीवर के रहता तो सही हो जाता है, यहाँ पे रोहतास दिया हुआ लेकिन सीवर होगा, ठीक है। रोहतास में डंटी से होता है, याद रखिएगा। असत्य कथन की पहचान करिए, ठीक है। असत्य कथन की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा सही, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला क्या है, शिवहर है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला मधेपुर है, ठीक है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला मधेपुर है, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। फिर पूछा है जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, बिल्कुल सही है आपका, ये सभी सही है, ठीक है। याद रखिएगा आपसे ऐसे पूछेगा कि सर्वाधिक बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, या सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, ठीक है। या पूछा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे पूछता है। सबसे कम जनसंख्या क्या हो जाएगा आपका, शेखपुरा का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मधेपुरा दिया इसलिए आपका गलत हो गया, ठीक है। बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। यहाँ पे देखिए डाटा भी दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे डाटा क्या हो दिया हुआ है, सबसे कम जनसंख्या में कौन है, शेखपुरा, उसके बाद शिवर, उसके बाद अलग। यहाँ पे बात किया सर्वाधिक में पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी गया। इस प्रकार सर्वाधिक 5 जिला है और सबसे कम 5 जिला वाला इधर है, ठीक है। याद रखिए निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, ठीक है। निम्न से कौन सा सही नहीं है, निम्न से कौन सा जो कहते हैं वो सही नहीं है। तो राज्य के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। राज्य का लिंगानुपात 1921 से घटकर 1918 हो गई। ये सभी के सभी तीनों के तीनों क्या सही है, लेकिन जो 4 नंबर पूछा राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर, बिल्कुल नहीं। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो आपका जो सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जा रहा है, ठीक है। जो स्त्री पुरुष जो होता है उसमें सबसे कम लिंगानुपात की बात किया जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा लिंगानुपात यानी मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गोपालगंज सबसे ज्यादा है, उसके बाद सिवान, उसके सारण। 5 से कम में देखे जाए तो यहाँ पे दिया मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है। इस प्रकार से आपका डाटा दिया हुआ है। तो मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे ज्यादा गोपालगंज का, याद रखिएगा सबसे ज्यादा गोपालगंज का। बाकी जो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में डायरेक्ट एक लाइन से पूछा जाएगा कि राज्य के सबसे घनत्व जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो कैमूर है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह बात किया जाए राज्य का लिंगानुपात 918 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज, सबसे कम यहाँ पे हो जाएगा मुंगेर, ठीक है। तो आपका डी क्या है, असत्य कथन को बोल रहा था कौन सही नहीं है, तो सही आपका डी नहीं है। असत्य कथन की पहचान करें। फिर असत्य कथन की बात किया जा रहा है तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, बिल्कुल सही है। 2011 में राज्य की साक्षरता दर 14% वृद्धि के साथ 61.8 हो गया था, बिल्कुल सही है। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर मुंगेर की है, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए कौन सा असत्य कथन है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। क्या है आपका ये गलत है, ठीक है। बाकी सब क्या है, तीनों की तीनों आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया है और सबसे ज्यादा रोहतास है, याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता वाला पूर्णिया और सबसे ज्यादा क्या है, रोहतास है। उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर है। पूर्णिया है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद कटिहार, यानी सबसे कम पूर्णिया और सबसे ज्यादा रोहतास है साक्षरता दर में, ठीक है। बिहार में जनसंख्या वृद्धि के कारकों में से कौन से कारक नहीं हो सकता है, ठीक है। ठंडा जलवायु, परंपरागत मान्यताएं, बाल विवाह, गर्म जलवायु। तो इसका बात करें तो ठंडा जलवायु, ठीक है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि कारकों में से कौन सा कारक नहीं हो सकता, तो ठंडा जलवायु, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सब चीज, यहाँ पे दिया हुआ क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है कारण है। 19 में पूछा है बिहार राज्य में अत्यधिक रूप से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में निम्न में से क्या उपाय हो सकता है, ठीक है। तो तीव्र आर्थिक विकास, जागरूकता, धन तथा
समान न्यायपूर्ण वितरण, परिवार परियोजना नियोजन। ठीक है, तो इसका बात क्या आंसर की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी क्या कथन सही हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सभी प्रकार का पॉइंट दिया हुआ, आप देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। यदि वीडियो फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा जाके, ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, 8वीं 9वीं 7वीं 10वीं। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शामिल किया गया। ठीक है, जनसंख्या नीति को किस पंचवर्षीय योजना में, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के द्वारा कब तक जनसंख्या को स्थिर रखने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसका बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2045। ठीक है, याद रखिएगा 2045 तक बोला गया है कि जनसंख्या नीति को स्थिर रखने का बात की गई है, 2045 तक। चलिए अब हम लोग तीसरा चैप्टर देखेंगे, गरीबी। ठीक है, गरीबी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अल्प विकसित देश के बारे में गलत कथन को विचार कीजिए। मांग ज्यादा रहती है, वास्तविक आय निम्न होती है, बचत कम होती है, निम्न उत्पादकता रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो मांग ज्यादा रहती है। ठीक है, जो विकसित देश होते हैं उसमें गलत है, मांग ज्यादा नहीं रहती, वहाँ पे मांग कम रहती है। क्योंकि विकसित रहेगा तो ऑलरेडी वो सब चीज क्या करेगा, अपना उत्पादन करता है, वो सब चीज अपना विकास करता है। ठीक है, तो बहुत कम मांग रहती है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए, असुरक्षा का निर्धारण निम्न में से किन विकल्पों से की जा सकती है। ठीक है, परिसंपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार, इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो आपका ये तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। गरीबी का आकलन का सर्वमान्य विधि आधारित होता है। ठीक है, बचत, आय, उपभोग, बी प्लस सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों, यानी कि बी और सी दोनों के दोनों आपका क्या हो जाएगा, गरीबी का आकलन का सर्वमान्य विधि आधारित किस पे है, बचत और आय पे। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर की बात करें तो ये वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। ठीक है, काम के बदले अनाज ये कब शुरू हुआ था, तो ये आपका 2004 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था, 2004 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कौन थे, प्रमुख अर्थशास्त्री थे। क्या थे, प्रमुख अर्थशास्त्री थे। जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है वो कौन थे, प्रमुख अर्थशास्त्री थे। भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत में जो गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो विदेशी सामान, जनसंख्या वृद्धि, कृषि का पिछड़ापन, ये सभी के सभी क्या आपका गरीबी का कारण है। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अंतर्गत किसे गरीब माना जा सकता है, जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से कम है, जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक से ज्यादा है, ए बी दोनों। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जिस व्यक्ति की आय $1.25 दैनिक यानी कि $1.25 से दैनिक से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्धनता के रेखा के अंतर्गत रखते हैं। $1.25 यानी कि $1.25। बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से है, कम है, बराबर है, अधिक है। इसका बात किया जाए तो जो प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से क्या अधिक है। ठीक है, क्या है, अधिक है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें, इसका आंसर की बात करें तो औद्योगिक विकास, ये क्या आपका आर्थिक समस्या नहीं है। ठीक है, औद्योगिक विकास है जो आपका आर्थिक समस्या नहीं, बाकी ये सभी के सभी क्या आपका समस्या है। शहरी क्षेत्र में व्यक्तियों को भोजन के प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितने शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसको भोजन के प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो आपका 2100 कैलोरी। याद रखिए कितना, 2100 कैलोरी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मासिक में प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को द्वारा 2011 में किसी व्यक्ति के गरीबी का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितने रुपए प्रति माह किया गया था। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 816 रुपये। ठीक है, कितना, 816 रुपये। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय द्वारा 2011 में किसी व्यक्ति का गरीबी का निर्धारण किस शहरी क्षेत्र में कितने रुपया प्रति माह किया गया था। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 1000। क्या हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यीय परिवार की गरीबी रेखा के नीचे होगा अगर उस परिवार का आय कितना प्रति माह से कम होगा। इसका आंसर की बात किया जाए तो 4080। ठीक है, कितना, 4080 रुपया। 2011-12 में शहरी क्षेत्र में रहने वाले 5 सदस्यीय परिवार गरीबी रेखा के नीचे होगा अगर उस परिवार का आय कितना प्रति माह से कम होगा, तो उसका 5000 से कम होगा। ठीक है, कितना से, 5000 से कम होगा। भारतीय में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय में जो गरीबी का आकलन होता है NSSO। ठीक है, याद रखिएगा NSSO। ठीक है, याद रखिएगा किसको, NSSO के द्वारा गरीबी का आकलन किया जाता है। भारत में गरीबी का कौन सा कारक हो सकता है, भारत में गरीबी का कौन सा कारक हो सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का समुचित उपयोग का अभाव, कृषि का पिछड़ापन, पूंजी का अभाव, औद्योगिक का अभाव। ठीक है, इसका बात किया जाए तो 1 2 3 1 2 3 किसमें, 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सॉरी ए औद्योगिकरण का हुआ, यानी सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या हो जाएगा आपका, सभी के सभी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सभी कथन क्या आपका सही है, सभी कथन क्या आपका सही है। समूह ये जो पूछ रहा है भारत में गरीबी का कारक, तो सभी के सभी क्या, औद्योगिकरण का भी अभाव है इसमें। ठीक है, तो सभी के सभी कारण सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है सारा पॉइंट।
भारत में गरीबी का उन्मूलन का क्या उपाय हो सकता है? ठीक है, भारत में गरीबी के उन्मूलन का क्या उपाय हो सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए, निवेश की वृद्धि किया जाए, जनसंख्या में नियंत्रण किया जाए, पूंजी की व्यवस्था किया जाए, यातायात संसाधनों को विकास किया जाती है। सभी के सभी कथन सही है। यदि आप विकास का गरीबी का खत्म करना चाहते हैं तो सभी सभी पॉइंट होना जरूरी है। सभी सभी क्या है आपका ABCD चारों के चारों क्या आपका सही है। चलिए फिर पूछा है गरीबी को दूर करने के लिए निम्न में से कौन से कारक एक गैर सरकारी प्रयास है? ठीक है, इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, याद रखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो अप्रैल 1989 में शुरू की गई थी। जवाहर योजना कब शुरू की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। फिर पूछा जा रहा है मध्याह्न भोजन। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, जो मध्याह्न भोजन होता है वो कब शुरू किया गया था? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिड डे मील। ठीक है, मिड डे मील। ठीक है, इंग्लिश में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका 15 अगस्त 1995 आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्याह्न भोजन कब शुरू किया? राष्ट्रीय क्रम में शुरुआत किया गया था, राष्ट्रीय क्रम में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में, तो 15 अगस्त 1995। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पूछा असुरक्षा गरीबी क्या है? असुरक्षा गरीबी की बात करें तो गरीबी मापने की एक तरीका है। क्या है? एक गरीबी मापने का एक तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? गरीबी मापने का एक तरीका है। अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका 25 दिसंबर 2000 में आरंभ की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 दिसंबर 2000 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे भी गए एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा कब डेट के साथ अब पूछे जा रहे हैं तो डेट के साथ याद रखते चलिएगा। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस प्रदेश में की गई थी? तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की बात किया जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 फरवरी 2000 को आंध्र प्रदेश में की गई थी। याद रखिएगा। चलिए फिर पूछा जा रहा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना की बात करें तो 1 दिसंबर 1997 में की गई थी। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरीबी का अर्थ क्या होता है? गरीबी का अर्थ होता है कि न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं कर सकता, उसको हम लोग गरीबी कहते हैं। जो न्यूनतम आवश्यकता होता है उसको भी पूर्ति नहीं करने वाले को हम लोग गरीबी कहते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए सरकारी प्रयासों के अंतर्गत निम्न से कौन सा है? ठीक है, इसका बात किया जाए तो राज्य की रोजगार गारंटी योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, तीनों से सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि सभी सभी क्या आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब चीज, सारा पॉइंट यहाँ पे भी सब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 27 नंबर पूछा, 27 नंबर का क्वेश्चन इधर आ गया, कोई बात नहीं, बता दे रहे हैं। नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नरेगा, नरेगा जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेगा की शुरुआत की बात करें तो कब हुआ था? तो वर्ष 2006 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? नरेगा की शुरुआत की बात करें तो नरेगा आपका वर्ष 2006 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों की निधनता सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? अनाथ बच्चे, विधवाएं, दलित वर्ग व्यक्ति, इनमें से सभी के सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब लोग गई 4 यानी कि चैप्टर 4 में आ गई, जिसका नाम है चैप्टर का बेकारी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे बेकारी यह स्थिति, बेकारी वह स्थिति है जब क्या होता है? जब हम अच्छे एवं योग्यता होते हुए भी काम नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकारी बोलते हैं या बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यदि हम अच्छा है और हमें में काबिलियत भी है, योग्यता भी है, फिर भी काम नहीं मिलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकारी बोलते हैं या बेरोजगारी बोलते हैं। भारत में श्रम बल जनसंख्या की तय उम्र सीमा से कितनी है? ठीक है, तो श्रम बल की बात किया जाए तो आपका क्या है? तो आपका 15 से 59 है। याद रखिएगा कितना से? 15 से 59 है श्रम बल। चलिए इसमें ग्रामीण बेरोजगार कौन नहीं है? ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगार कौन सा नहीं है? मौसमी, छिपी, प्रछन्न, शिक्षित। तो बात करें शिक्षित जो आपका ग्रामीण रोजगार नहीं है, ग्रामीण बेरोजगारी नहीं है, बाकी सभी क्या है? मौसमी, छिपी, प्रछन्न, ये सभी क्या है? ग्रामीण बेरोजगारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है ग्रामीण बेरोजगारी कौन 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 सा है? मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, प्रछन्न बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी कौन सा है? शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, ये सब शहरी है, ये आपका ग्रामीण है। याद रखिएगा। फिर पूछा जा रहा है इनमें से शहरी बेरोजगारी कौन सी नहीं है? तो शहरी बेरोजगारी कौन सा नहीं? मौसमी। ठीक है, तो सी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में आपका कौन सा पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, कौन सा? मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। किस बेरोजगार की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? मौसमी की, तकनीक की, प्रछन्न की, अदृश्य की। तो अदृश्य की बात किया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रछन्न की हो जाएगा। ठीक है, जो प्रछन्न है उसमें क्या होता है? आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ABC कर लीजिएगा यहाँ पे, तो सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेरोजगारी की जो सीमांत उत्पादकता शून्य किसकी होती है? प्रछन्न की होती है। शून्य किसकी होती है? प्रछन्न की।
भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो जो भारत में जनसंख्या का मुख्य आधार क्या हो जाएगा आपका? ए और सी, पशुपालन और कृषि, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों है तो दोनों जाएगा, ऐसे कृषि रहेगा तो कृषि हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका दोनों को दिया हो तो दोनों आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कृषि को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे देख लीजिएगा। सही कथन को चुनो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 25.96% लोग अशिक्षित थे। ठीक है, अशिक्षित थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 53% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा? दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों के दोनों क्या है कथन आपका? सही है। फिर पूछा रहा है, बेकारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सा योजना नहीं चलाई थी? ठीक है, तो बात करें तो भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम जो है वो आपका नहीं चलाई थी, बाकी सब जो है आपका कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये सभी चलाया गया था। बाकी भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम नहीं चलाया गया था, याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। फिर पूछा जा रहा है, किन तीनों योजना को मिलाकर 2006 में संपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को संचालित किया गया था? याद रखिए, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो NREP। ठीक है, क्या NREP को संयुक्त करके संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना चलाया गया था, NREP। ठीक है, NREP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी, वही जो आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वो आपका नरेगा ही, नरेगा में ही क्या बोलता है, 100 दिन का आपका गारंटी मिलता है। ठीक है, नरेगा कार्यक्रम क्या है आपका? 100 दिन के रोजगार का आपको गारंटी लेती है सरकार। ठीक है, कितने? 100 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान का कारण है क्या है? तो दोषपूर्ण शिक्षित प्रणाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली। आदेश से ही अच्छी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? तो कृषि विकास द्वारा, ग्रामीण उद्योग द्वारा, दोनों के दोनों द्वारा। ठीक है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो आपका ये आपका मौसमी बेरोजगारी, आदेश से बेरोजगारी, दोनों के दोनों आपका ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसमें बात किया जाए तो कृषि का विकास, ग्रामीण उद्योग में विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये सभी के सभी क्या आवश्यक है? 15 में बोला जा रहा है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्या कारण है? तो इसमें जनसंख्या में तीव्र वृद्धि क्या है? बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है शिक्षा, औद्योगिक का अभाव, प्रशिक्षित श्रम शक्ति का अभाव, पूंजी अभाव। ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? आपका कथन सही होगा, चारों के चारों कथन सही है। भारत में लोगों का मुख्य पेशा निम्न से क्या है? कृषि, व्यापार, उद्योग, सभी। तो ये बात करें मुख्य पेशा जो है आपका क्या है? कृषि है। भारत की कृषि निम्न में से किस पर निर्भर होती है? तो कृषि आपका जो होता है मानसून पर निर्भर होती है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर होती है। कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार के बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी तथा बेकारी है। ठीक है, गरीबी तथा बेकारी है। फिर पूछा जा रहा है मौसमी बेरोजगारी क्या है? वह स्थिति है जिसमें लोग किसी खास मौसम के समय में ही रोजी प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी मतलब किसी खास मौसम में ही वो अपना रोजगार कर पाते हैं, बाकी दिन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका आंसर यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, औद्योगिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो औद्योगिक जो है आपका शहरी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तकनीकी बेरोजगारी निम्न में से कहाँ कहाँ देखी जाती है? तो ये तकनीकी जो है ये भी आपका क्या कहाँ देखी जाती है? तो ये आपका कृषि और उद्योग में देखा जाता है। चलिए, बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप होगा, बेरोजगारी के जो परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? जिसमें निर्धनता में वृद्धि हो सकता है। ठीक है, बेरोजगारी का निर्धनता में वृद्धि होगा बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप। किस बेरोजगारी के अंतर्गत मशीन उत्पादन क्रिया के कारण परंपरागत हैंडलूम में लगे हुए लोग को बेकार बना दिया है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात है तकनीक बेरोजगारी। ठीक है, तकनीक बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी जो है आपका बेकार बना दिया। असली भारत गांव में बसता है। ठीक है, असली भारत गांव में बसता है, यह किनका कहना था? ठीक है, ये गांधी जी का कहना था। याद रखिए, महात्मा गांधी का कहना था कि असली भारत गांव में बसता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा गया अभी एग्जाम में है, पूछा जाता है कि असली भारत गांव में बसता है, किनका कहना है? तो गांधी जी का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तन नाम क्या है? तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी आवास योजना। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे इंदिरा गांधी आवास योजना नहीं होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नया परिवर्तित नाम क्या होगा? नरेगा होगा सर, सॉरी। ठीक है, क्या आएगा? नरेगा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, मनरेगा, नरेगा नहीं, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा होगा। ठीक है, नरेगा से ही मनरेगा फिर हो गया था। ठीक है, तो मनरेगा हो जाएगा। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ मनरेगा ही होगा, नरेगा तो इसका नाम ही था। ठीक है, नरेगा के बदल के ही मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, हाँ महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। ठीक है, नाम में। घर्षणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा जाता है? ठीक है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी को और क्या कहा जा सकता है? तो आपका इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अस्थिर बेरोजगारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अस्थिर बेरोजगारी।
बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव निम्न में से कौन कौन है, ठीक है। तो बेरोजगारी से पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो इसमें से कौन कौन है, मानव शक्ति का बर्बाद होना, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय की कमी। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका कथन 3 सही है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्न से कौन सा है, ठीक है। तो कथन प्रति व्यक्ति आय की कमी जो है आपका क्या है, सही है। कथन 3 आपका क्या है, सही है। प्रति व्यक्ति आय की कमी ही क्या होता है, बेरोजगारी के पड़ने वाले सबसे प्रभाव भिन्न है। निम्न पूछा बेरोजगारी के पड़ने वाले प्रभाव भिन्न निम्न में से कौन सा है। तो बेरोजगारी के जो पड़ने वाले प्रभाव है आपका प्रति व्यक्ति आय पे कमी हो जाती है, ठीक है। यदि बेरोजगार होता है तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है। तो ये आपका 3 सही हो जाएगा। ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रमुख उदाहरण है, ऐच्छिक बेरोजगारी का प्रमुख उदाहरण काम नहीं करने वाले श्रमिक का है, ठीक है। यदि काम आपको मिल रहा है फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ऐच्छिक बेरोजगारी होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो ये आपका 2 अक्टूबर 1993 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा कब, 2 अक्टूबर 1993 में। असत्य विकल्प को चुने, रोजगार ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन के लिए साधन अर्जित करता है, या फिर इसका आंसर क्या होगा, तो असत्य विकल्प को चुनने के लिए बोला जा रहा है ना। तो इसका असत्य विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ये जो व्यक्ति साधन अर्जित करने के लिए सफल होता है बेकारी बेरोजगारी कहते हैं। बेकारी एवं बेरोजगारी साथ साथ नहीं चलते हैं, बिल्कुल ही आपका क्या है, गलत है। क्या है आपका, गलत है, यही आपका गलत है। जब व्यक्ति कार्य करने की इच्छा हो और उसे मनपसंद कार्य न मिले तो उसको बेकारी या दस झेल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बाकी सब सही है, आपका सी नंबर है जो कि गलत है। बेकारी समस्या है, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या है। तो इसका बात किया जाए तो ये आर्थिक समस्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत एवं, भारत यहाँ एवं होगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे क्या होगा, एवं होगा। तो भारत एवं बिहार के संदर्भ में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत और बिहार के संदर्भ में बात किया जा रहा है तो कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये आपका दोनों पाई जाती है, शहरी बेरोजगारी और ग्रामीण बेरोजगारी, दोनों के दोनों प्रकार आपका भारत में पाया जाता है, भारत हो चाहे बिहार में हो। फिर पूरा मनरेगा के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए। तो 2 फरवरी 2006 को 27 राज्यों में प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। इस योजना को 15 अगस्त 2006 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। 2008 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय कार्यक्रम रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सही आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और आपका 2, यानी कि 1 और 2। यहाँ पे 2008 नहीं, 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, यानी मनरेगा कर दिया था। नरेगा से मनरेगा बदल गया था कब, 2009 में। लेकिन यहाँ पे 2008 है इसलिए आपका गलत हो गया, 2009 रहता तो सही होता, ठीक है। तो आपका यानी ये वाला क्या है, गलत है। तो आपका 1 और 2 क्या है, सही है। सही कथन की बात किया जा रहा है। तो 1 2 किस में है, 1 2 आपका सी में है, सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे 2009 रहता तो सही होता, 2009 में बदला गया था नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इधर दिया हुआ निम्न में से, यहाँ पे इस साइड हो गया, कोई बात नहीं, हम पढ़ जा रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं आपका क्वेश्चन। निम्न में से बेकारी का सामाजिक प्रभाव कौन नहीं है। सामाजिक प्रभाव पूछ रहा है बेकारी का, यानी बेरोजगारी का नहीं है। जनशक्ति संसाधन की बर्बादी, हीन भावना का जन्म देना, सामाजिक कुरीतियों को बढ़ाना, कर्ज का बोझ बढ़ोतरी, ठीक है। तो कर्ज की बोझ में बढ़ोतरी ही आपका क्या है, एक प्रकार से सामाजिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। क्या है, कर्ज का बोझ में बढ़ोतरी, ये आपका सामाजिक प्रभाव नहीं है, ठीक है। बाकी सभी के सभी क्या आपका सामाजिक प्रभाव है। देखिए बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, जनशक्ति संसाधन की बर्बादी, हीन भाव का जन्म देना, सामाजिक कुरीतियों का बढ़ावा देना, पलायन की प्रवृत्ति का जन्म देना, ये सभी सभी क्या आपका सामाजिक प्रभाव है। फिर पूछा निम्नलिखित में से बेकारी का आर्थिक प्रभाव कौन नहीं है, ठीक है। तो बेकारी का जो आर्थिक प्रभाव कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा, पलायन की प्रवृत्ति का जन्म, ये आपका क्या है, बेकारी का आर्थिक प्रभाव नहीं है, ठीक। आर्थिक प्रभाव कौन कौन सा है, यहाँ पे देखिए, प्रति व्यक्ति आय की कमी होना, निम्न जन्म स्तर, आर्थिक मंदी का खतरा, कर्ज का बोझ में बढ़ोतरी, संसाधन का उचित उपयोग न होना, ये सभी सभी क्या आपका बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चैप्टर 5 में देख ले रहे हैं। चैप्टर 5 में कृषि, खदान एवं गुणवत्ता, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि निर्भर करता है किस पे, कृषि के विकास पर, उद्योग के विकास पे। तो इसका आंसर की बात करें दोनों के दोनों क्या है आपका सही हो जाएगा, कृषि और उद्योग दोनों पे आपका विकास निर्भर करता है, ठीक है, विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, क्या माना जाता है, कृषि। कृषि है जो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या रीढ़ माना जाता है। याद रखिए पूछा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसको माना जाता है, कृषि को। सही कथन को चुने, कृषक परिवार राष्ट्रीय आय में 20% हिस्सा प्रदान करता है। फिर दूसरा पूछा, कृषि ग्रामीण भारतीय की 30% श्रम को रोजगार प्रदान करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर कथन 1 सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कथन 1 आपका सही है, बाकी आपका सही दूसरा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कथन 1 क्या आपका सही है, कृषक परिवार में राष्ट्रीय आय में 20% हिस्सा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये किनका मानना था, प्रोफेसर स्वामीनाथन को मानना था कि
भारत के कृषि परिवार के देश में लगभग 2/3 जनसंख्या संबंधित है, ठीक है। 2/3 जनसंख्या संबंधित है। यह राष्ट्रीय आय औसत लगभग 20% हिस्सा प्रदान करती है, ठीक है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में भी 20%, ठीक है। यहाँ पे 30 था तो ये इसलिए गलत है, यहाँ पे 20 रहता तो सही होता है। कृषि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, 20%। जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है, जब कृषि उत्पादन बढ़ता है तो क्या होता है, तो आपका राज्य की आय बढ़ता है तथा साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है, ठीक है। जब कृषि का उत्पादन बढ़ेगा तो राज्य की आय भी बढ़ेगा और साथ ही प्रति व्यक्ति का भी आय बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर पूछा रहा है बिहार में कृषि के महत्व के संबंधित कथनों में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो राज्य की आय में महत्वपूर्ण योगदान देना, सरकार की आय का साधन करना, योजना की सफलता के योगदान देना, अशिक्षा करना, ठीक है। तो इसका आंसर की बात किया जाए तो क्या होगा, अशिक्षा। जो कृषि के महत्व से संबंधित कथनों में असत्य के पूछा है, यानी असत्य मतलब कौन सही नहीं है, ठीक है। तो अशिक्षा जो आपका सही नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या आपका सही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बिहार में कृषि का पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है, पिछड़ेपन का कौन सा कारण नहीं है, तो भूमि का समान वितरण ये आपका पिछड़ेपन का कारण नहीं है। बाकी सभी क्या आपका मानसून पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, उन्नत खाद बीज का अभाव, ये सभी आपका पिछड़ेपन का कारण, बाकी भूमि का समान वितरण आपका कारण नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ भी सारा चीज कि ये सब आपका क्या पिछड़ेपन का होने का कारण है सारा, ठीक है। वीडियो को पॉज होकर वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर आप देख लीजिए सारा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय निम्न में से कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण, सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, उन्नत एवं बेहतर कृषि तकनीक का प्रयोग, कृषि में संस्थागत वित्त का अधिक प्रभाव, ये चारों के चारों कथन क्या आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो सभी आपका कथन क्या है, सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल नहीं की बात किया जा रहा है तो गेहूं है जो आपका नकदी फसल नहीं है, ठीक है। याद रखिए गेहूं क्या है आपका नकदी फसल नहीं है। याद देखिए खाद फसल नकदी फसल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। खाद फसल में कौन कौन आएगा, धान, गेहूं, मक्का, जौ, महुआ, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर आदि, ठीक है। तो अरहर ये सब, चना ये सब क्या है आपका खाद फसल में आएगा। नकदी फसल में क्या आएगा, ईख, जूट, तिलहन, दलहन, मिर्च, आलू, प्याज आदि, ये सब क्या है, नकदी फसल है। ज़्यादातर आपका चाय देगा, कॉफ़ी देगा, ये सब नकदी फसल में। चाय ईख देगा, ईख जिसको हम लोग ईख बोलते हैं, ये सब जूट, ये सब आपको क्या देगा, ऑप्शन में देगा नकदी फसल में पूछेगा। ईख हो चाहे जूट हो चाहे आपका चाय हो या कॉफ़ी हो, सभी क्या है, कपास हो, ये सब क्या है, नकदी फसल है, ये सब पूछा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से नकदी फसल है क्या क्या है, चना, मक्का, अरहर, दलहन। तो याद रखिए दलहन जो आपका क्या है, एक प्रकार से नकदी फसल है, ठीक है। दलहन क्या है आपका नकदी फसल है, तिलहन हो या दलहन हो आपका नकदी फसल है। चलिए फसल एवं ऋतु में पारस्परिक संबंध के आधार पर राज्यों को कृषि को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है, कौन सा रबी फसल है, तो सरसों है जो आपका क्या है, रबी फसल है। बाकी सभी धान, ज्वार, बाजरा ये सब क्या है, खरीफ फसल है, क्या है, खरीफ फसल है। सरसों है जो आपका क्या है, रबी फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो इसमें बात किया जाए तो खरीफ फसल कौन सा नहीं है, तो चना है जो खरीफ फसल नहीं है, रबी फसल है। बाकी आपका कपास, मूंगफली, सोयाबीन ये सब क्या है आपका खरीफ फसल है, या कपास को हम लोग नकदी फसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा रहा है कि खरीफ फसल नहीं है, तो चना है जो आपका खरीफ फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतकालीन फसल है, शीतकालीन फसल कौन सा है, तो बात करें तो खरीफ जो है आपका क्या है, शीतकालीन फसल है, ठीक है। खरीफ जो है आपका क्या है, शीतकालीन यानी ठंडा के मौसम में होता है शीतकालीन खरीफ फसल, हाँ दिसंबर के महीना में आसपास, ठीक है। खरीफ फसल याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फसल से। राज्य में जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है अथवा नमी भूमि वाले क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी खेती होती है, तो इसका आंसर की बात करें तो गर्मा, क्या होती है, गर्मा खेती होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला रहा है खाद्यान्न के स्रोत का मुख्य आधार किससे माना गया है, तो खाद्यान्न का स्रोत का मुख्य आधार की बात करें तो गहन खेती को माना गया, किसको माना गया, गहन खेती को माना गया है। 53 में पूछा जाए खाद्यान्न पदार्थ के स्वावलंबन का मुख्य आधार माना गया, ठीक है। तो इसका आंसर की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा, पदार्थ का गुणवत्ता को, पदार्थ की उत्पादकता को, कथन 1 2, कथन दोनों सही है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो कथन 1 सही है। घर पर रहकर काम करने वाली स्त्रियों के लिए कितनी कैलोरी युक्त पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर की बात करें तो 3100, ठीक है, ये हो जाएगा सही। एक व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसे कितनी कैलोरी युक्त पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 26 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कितना, सॉरी इसका आंसर की बात करें तो ऑफिस में जो काम कर उनके लिए कितना होगा, तो उनका 3100 ये आपका स्त्री के लिए हो जाएगा, ठीक है। और बाकी किया जाए तो आपका जो ऑफिस में यदि कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कितने कैलोरी का काम हो जाएगा, तो उसके लिए आपका 26 कैलोरी, ठीक है, 2600 कैलोरी।
एक व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे कितनी कैलोरी युक्त पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है? तो औद्योगिक में आपको 3600 होना चाहिए, ठीक है, 3600 जो औद्योगिक क्षेत्र में कर रहा होगा। किसी भी देश अथवा राज्य की खाद्य सुरक्षा तभी सुरक्षित होगा जब सभी लोग क्या हो जाएगा, सभी लोग के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास अनिवार्य गुणवत्ता को खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन दोनों के दोनों क्या आपका सही कथन है। खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है किससे? तो खाद्यान्न की उपलब्धता से, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच से, और खाद्यान्न की क्रय करने की क्षमता से, उपयुक्त में से सभी। तो सभी के सभी क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से ए और बी दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 60 में पूछा है बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सी डेयरी कार्य कर रही है? तो बिहार में जो गैर सरकारी संगठन के रूप में डेयरी काम कर रही है आपका कौन सा है? तो पटना डेयरी है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाता है गैर सरकारी संगठन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, पूछ याद रखिएगा, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो गैर सरकारी संगठन की बात किया जाए तो कौन डेयरी? तो पटना डेयरी जो कि गैर सरकारी संगठन में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए निम्न में से कौन से राज्य को चयनित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ये सभी के सभी को क्या किया गया है, चयनित किया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप को अधिक होता है? तो बाढ़ का प्रकोप उत्तर बिहार में होता है, ठीक है, उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है। बिहार में प्रमुख फसलें कौन सी है? तो चावल, गेहूं, मक्का, इनमें से सभी के सभी क्या है, प्रमुख फसलें हैं बिहार के। अकाल से राज्य से बर्बादी होती है, क्या होती है, किसकी बर्बादी होती है? तो खाद्यान्न फसल की बर्बादी होती है। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर की बात करें तो बंगाल में। सन 1943 में कहाँ पड़ा था? तो भारत के बंगाल में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। कब? 1943 में। देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता किसने बताई थी? तो ये आपको कौन बताए थे? तो इसका बात किया जाए तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम बताई थी, ठीक है। कौन बताए थे देश में दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता? कौन बताए थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की बात किया जाए तो यह आपका 1977 से 78 में हुआ था, ठीक है, 1977 से 78 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ चलिए ठीक है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी? राशन व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो 1940 में हुई थी। 1940 के दशक में राशन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किसके रिपोर्ट के अनुसार काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका आंसर के बाद एनएसएसओ के, ठीक है, एनएसएसओ के रिपोर्ट के अनुसार। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर की बात करें तो दिसंबर 2000 में, ठीक है, कब? दिसंबर 2000 में, 1 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। 71 पूछा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात किया जाए तो आपका कब आया था? 2013 में आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका सही हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6, ये आपका लास्ट चैप्टर है, कृषक मजदूर, ठीक है। आपको उम्मीद है कि यदि आप सारा जितना भी आपका कराया गया है सारा लेक्चर आपने देख लिया होगा तो बिल्कुल आपको निश्चित रूप से किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आप यदि नहीं किए तो जाके जरूर कर लीजिएगा। आपको किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करना है तो सभी एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होने वाला। भारत की आबादी के कुल कितने प्रतिशत जनता कृषि क्षेत्र में लगी हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर सी है 64%, ठीक है। चलिए फिर बात करें 73 में कि वर्ष के आधे या उससे अधिक भाग तक मजदूरी के आधार पर जो व्यक्ति कृषि कार्य में लगे हुए हैं उन्हें कृषि श्रमिक कहा जाता है। उक्त बातें यानी उपयुक्त बातें प्रथम कृषि जांच समिति ने कब कही थी? ठीक है, ये जो बात कही थी ये प्रथम कृषि जांच समिति कब कही थी? ठीक है, तो ये बात किया जाए तो 50-51 में, ठीक है, 1950-51 यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समानतः कृषि मजदूर को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। किस भागों में, कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। खेत में काम करने वाले मजदूर, कृषि के संबंध अन्य कार्य करने वाले मजदूर और वैसे मजदूर जो कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योग में भी लगे हुए हैं। 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। ऐसे मजदूर जिनके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भूमिहीन मजदूर कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? भूमिहीन मजदूर कहते हैं। 76 में बोला जा रहा है बिहार के खेतिहर मजदूर के मुख्य समस्याएं हैं। तो बिहार के खेतिहर मजदूर की मुख्य समस्याएं क्या है? तो कम मजदूरी, सहायक उद्योग धंधों का अभाव, अधिक काम के घंटे, उपयुक्त में से सभी। तो सभी के सभी क्या हो जाएगा आपका आंसर? सही हो जाएगा। बिहार के खेतिहर मजदूर के रूप में समस्याएं हैं, ठीक है, तो बिहार के खेतिहर मजदूर के मुख्य समस्याएं क्या क्या है? तो निम्न सामाजिक स्तर, संगठन का अभाव, मौसमी बेरोजगारी, तो ये सभी के सभी क्या आपका बिहार के खेतिहर मजदूर की समस्याएं हैं।
राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भारतीय कृषक मजदूर को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, यह भूमिहीन श्रमिक और बहुत छोटा किसान, 2 भागों में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने बांटा है। नेशनल लेबर कमीशन कितने भागों में बांटा है? तो 2 भागों में, भूमिहीन श्रमिक और बहुत छोटा किसान। लगान झुलनिया के धक्का बलम लगल झुलनिया के धक्का बलम कलकत्ता गोइल लोक गीतकार कौन थे? तो इसका आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? लागल झुलनिया के धक्का बलम गइल कलकत्ता। ठीक है, लागल झुलनिया के धक्का बलम गइल कलकत्ता लोकगीत है। इसके जो लोकगीतकार कौन है? तो लोकगीतकार कौन है? भिखारी ठाकुर है। ठीक है, कौन है? भिखारी ठाकुर। ये कौन गाए थे? तो भिखारी ठाकुर गाए थे। सर शिव सागर नाम गुलाम किस देश में के प्रथम प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो सर शिव सागर राम गुलाम किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो ये आपका मॉरिशस के थे। ठीक है, कहाँ के थे? मॉरिशस के थे। 81 नंबर, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कृषि पर कब लागू किया गया था? तो ये जो बात किया जाती है 1948 में लागू किया गया था। याद रखिए कब? 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, 1948 में। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 में पारित हुआ था। याद रखिए कब? बंधुआ मजदूरी 1976 में। चलिए, इस प्रकार से आपका चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।